आज देशहित में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू दिखाएंगे। इस इंटरव्यू में सिर्फ ऐसे सवाल हैं जो उनसे अब तक नहीं पूछे गए थे। हमने योगी आदित्यनाथ से गंगा किनारे मिले शवों को लेकर सवाल पूछा है। हमने उनसे यह भी पूछा है कि क्या यूपी में कुंभ की वजह से कोरोना फैला है। हमने यूपी में ऑक्सीजन और बेड की कमी पर सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश के बस्ती दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की है जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। कोविड से लड़ने के लिए, यूपी के हालात का जायजा लेने के लिए जिला दर जिला दौरा कर रहे हैं। क्या चुनौतियां आई इस दौरान, क्या तैयारियां हैं तीसरे वेव को लेकर, यही जानने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी, अगर हम दूसरे वेव की बात करें, इसमें एक वक्त ऐसा आया जब सोशल मीडिया हो या तमाम जगह पर बेड की कमी, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की खबरें आने लगी, लोग मदद मांगने लगे। ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्या पहली वेव के बाद से अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा? देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि नासमझी होगी। जिनको जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, स्थिति को पैनिक बनाने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोग इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। स्थिति को अगर पैनिक नहीं बनाया होता है तो बहुत सारी जगह जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है वो नहीं होती। एक दूसरा, हम महामारी से लड़ रहे हैं, एक सामान्य फ्लू से नहीं। महामारी में हर प्रकार के संसाधन कम पड़ते हैं, लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, उसका ये जज्बा होना चाहिए। उस समय हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना, ये पूरी लड़ाई को कमजोर करने जैसी थी। और दुर्भाग्य से कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने ये काम की, इस प्रकार की शरारत की है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र था। 30 से 50 गुना संक्रमण था, तो स्वाभाविक रूप से उतने अधिक लोगों की डिमांड भी होती है। और आज उसी चीज को ध्यान में रख करके ये तैयारी की गई कि बेड्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की कमी ना होने पाए। इन सब पर इसलिए फोकस किया गया और उसी को लेकर के हम लोग थर्ड वेव को लेकर के अभी से कार्रवाई अपनी प्रारंभ किए हैं। थर्ड वेव हमारी तैयारी यही है। बच्चों के प्रति आशंका व्यक्त की जा रही है, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण हो जाए। अभी से अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन हमारा चले। निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर के इस कार्यक्रम को कर रही हैं। पहले चरण में ही मेडिसिन किट उपलब्ध करा दो, पहले चरण में उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दो। गांव-गांव में जाके टेस्ट करो, क्योंकि गांव में लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। मोहल्लों में जो रहते हैं अंदर, वे लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाके टेस्ट करवा ले, जिससे लोगों को का भय दूर हो जाए। और यही कारण है, होता क्या है कि जब व्यक्ति लैब में जाता है तो कभी कभी अपना गलत टेलीफोन नंबर और गलत एड्रेस भी लिख पाता है जी। लेकिन जब टीम वहां जाएगी उसके एड्रेस पे तो कोई भी उसमें गलत नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये अभियान भी चलाया है और व्यापक सफल रहा है। निगरानी समितियों का डोर टू डोर कैंपेन, स्क्रीनिंग के दौरान ही हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करा देना। ये जो अभियान हमारा है पिछले 26-27 दिनों से चल रहा है और इसके कारण संक्रमण की चेन को हर स्तर पर ब्रेक करने में हमें मदद। योगी जी, आपने वैक्सीन की बात की और टेस्टिंग की बात की। कुछ गांव में हम भी गए तो वहां पर आपकी टीम के साथ गए, जो लोग एम्बुलेंस से जा रहे थे वाराणसी में, तो हमने देखा टेस्टिंग के लिए लोग थोड़ा कतरा रहे थे। वैक्सीन के लिए भी थोड़ा सा एक आशंका लोगों के मन में है। तो इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, हमने कहा ना, निगरानी समिति का अध्यक्ष चुने गए ग्राम प्रधान को बनाया गया है, वो उसी गांव का निवासी है। दूसरा, आशा और एएनएम, आंगनबाड़ी, ये उसी गांव से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों का इंटरेक्शन पब्लिक से लगातार रहता है, वे लोग प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग उसको और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि हर गांव में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनके चित्र लगा करके, मैंने भी वैक्सीन लिया है,
और ये हमें सुरक्षा कवच देगा। इसको एक कैंपेन के रूप में हम लोग ले रहे हैं। तीसरा, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर ही हम लोग वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये हर ग्राम पंचायत में हो जाएगा, तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों, टेस्ट के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी, ये दोनों कार्यक्रम हमारे उसी रूप में चल रहे हैं और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का। योगी जी, एक प्रधानमंत्री जी ने आपकी चर्चा की थी वाराणसी में, काशी मॉडल की चर्चा की, तो क्या माना जाए कि तीसरा जो वेव आने की संभावना है उसकी आप लोगों की तैयारियां हैं? और विपक्ष लगातार प्रयागराज की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहा है जो शवों की है, उस पर आपका क्या कहना? उस पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है परंपरा है, कुछ लोग कह रहे हैं गरीबी में है, क्या सच है? एक देखिए, विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है हर एक मामले में। आप देख सकते हैं, जब भारत आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता है या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब भी ये लोग उस पर उंगली उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ सभी लोगों को साथ लेकर के आह्वान करते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही हो, एक अभियान चलाया जा रहा हो, तब विपक्ष ब्रेकर बन करके भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। इन लोगों ने न केवल कोरोना के खिलाफ चलने वाले अभियान में ब्रेकर का काम किया है, बल्कि वैक्सीनेशन का भी दुष्प्रचार किया। आज जो लोग भ्रम की स्थिति में है, इस कारण है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा, जिम्मेदार पदों पर जो लोग रहे उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये जो अफवाह थी, इस प्रकार का भ्रम जो था, इस भ्रम ने, मुझे लगता है कि लोगों के सामने इस प्रकार की अफवाह ने भ्रम की स्थिति पैदा की है, उसी को दूर करने का प्रयास किया है। एक राष्ट्रीय अपराध किया है जिन लोगों ने इस प्रकार की महामारी के दौरान इस प्रकार के भ्रम की स्थिति। योगी जी, आप बस एक अंतिम सवाल, आप एक महंत भी हैं, कुंभ को लेकर जिस तरह से चीजें फैलाई गई कि वहां की वजह से ये महामारी स्प्रेड हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र के अंदर तो कोई कुंभ नहीं था, दिल्ली में भी कोई कुंभ नहीं था, अमेरिका में भी कोई कुंभ नहीं था। देखिए, जिनको वास्तविक जानकारी नहीं होती और जिनको देश की छवि को हर प्रकार से खराब करनी है, जिनके लिए देश के प्रति और देश की जनता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, वही लोग समूह पे राजनीति कर रहे हैं और वही लोग भारत की वैश्विक छवि को जबरदस्त धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका यह कृत्य अत्यंत ही गंदा है और मुझे लगता है कि जनता इनके इस कृत्य को लोग कभी माफ नहीं सकते। चलिए, तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि नियंत्रण के काफी करीब हैं दूसरी लहर के और तीसरी लहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बस्ती। योगी आदित्यनाथ कोविड की दूसरी लहर के दौरान पिछले 20 दिनों में 42 जिलों का दौरा कर चुके हैं। वो लगातार शहर और गांव दोनों जगह जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पॉजिटिविटी रेट अब 1% से भी कम। इसे आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जीत कह सकते हैं। एक महीने पहले तक यूपी में कोविड के 38,000 नए केस रोजाना आ रहे थे और आज सिर्फ 3200 नए केस आए। एक महीने पहले 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज थे कोरोना के और आज की तारीख में एक्टिव केस घटकर 58,000 पर आ गए। यानी मुख्यमंत्री योगी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी उनकी टीम की मेहनत रंग ला रही। और देश हित में हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 15,000 की आबादी वाले एक गांव ने कोविड से जान गंवाने वाली टीचर को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। ये कहानी देश के हर गांव, हर शहर और हर मोहल्ले के लिए जीवन की एक सीख है। आज हम मेरठ के खानपुर गांव में हैं। इस गांव ने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया और खुद को
अपने आप अपने पैरों पर खड़ा किया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, और जितने भी आसपास के गांव थे उनकी भी मदद की। आई चले खानपुर के उस स्कूल में जहां पर उन्होंने एक कोविड केयर सेंटर बनाया है और बिना सरकारी मदद के। आइए, मैं अपने दीपक जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ खानपुर गाँव पहुँचा हूँ और वहाँ आपको लेके चल रहा हूँ उस स्कूल के अंदर। जी चलिए। एक घटना कैसे गांव की तस्वीर बदल देती है। मेरठ के खानपुर गांव की ये कहानी उसी बदलाव की है। जिस स्कूल में खानपुर के लोग कोविड सेंटर चला रहे हैं, उस स्कूल में महिला टीचर संतोष शर्मा 40 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाती थी। वो दिव्यांग थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संतोष शर्मा कोविड पॉजिटिव हो गई। ऑक्सीजन की कमी और इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। टीचर की मौत ने गांव वालों को झकझोर दिया। देखिए, सबसे शुरू में मैं आपको बता दूं, एक शिक्षिका जो थी हमारी संतोष शर्मा जी, जब उनका देहांत हुआ, उनका देहांत कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो दर दर भटकते रहे, अस्पतालों में गए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक प्रेरणा ली कि आगे से ऐसा गाँव में नहीं होना चाहिए। पेंडेमिक को देखते हुए जिस तरह से हम अपने लोगों को खोते जा रहे थे, हमने सरकारी मदद का इंतजार ना करते हुए खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ ना कुछ करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें शुरू में कम 5 से 10 लोगों की टीम थी। आगे कार्य बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। इस गांव में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 31 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अपने स्कूल टीचर का जाना गांव वालों के लिए सदमे की तरह था। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए 4-5 लोगों ने योजना बनाई। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने अपने गांव के 30 से 31 लोग खो दिए। फिर हमें लगा हमें अभी कुछ करना चाहिए। हमने अपने साथियों से, सचिन जी थे, विनय भाई थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें 10-20 लोग हैं, जुड़े चले गए। आज हमारे उस ग्रुप में 257 लोग हैं। हमने अपनी एक प्रोग्राम बताया कि हम गांव में ये करना चाहते हैं, सैनिटाइज़ करना चाहते हैं, जो गंदगी है उसे साफ़ करना चाहते हैं, और दवाइयाँ देना चाहते हैं। जो गरीब लोग, उनको थर्मामीटर की, जिनको पता ही नहीं है थर्मामीटर क्या है, उनको ऑक्सीमीटर की, इस महामारी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, किसको पता नहीं चल पा रहा। तो हम अपना प्रोग्राम बताया, तो हमें आज की डेट में 1,10,000 रुपये हमारे पे गैदर हो गया, जिसमें हमारे फोरन में भी हमारे गांव के बड़े भाई हैं। खुद से आपने सब गांव वालों जी, सब हमारे गांव में सभी गांव वालों ने किया, हमें किसी बाहर से किसी कोई मदद नहीं दी। प्रशासन को गांव की चिंता नहीं थी। ऐसे में गांव के लोग खुद आगे आए। जमा पैसे से स्कूल में ही कोविड सेंटर शुरू किया। शेवाल, थोड़ा सा मुझे दिखाएं कि किस तरह से आपने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बताना चाहता हूँ कि इस बीच में हमसे एक NGO जुड़ गया। थोड़ा देखना चाहेंगे। हाँ जी, उसने हमें प्रेरणा दी कि ये आप एक आइसोलेशन वार्ड बना लीजिए, इसमें आप सुविधा। उन्होंने हमें 15 किट मुहैया कराई, PP किट मुहैया कराई सब। और 2 डॉक्टर हमारे गांव के हैं, डॉक्टर अमित चिकारा, डॉक्टर JV चिकारा। उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए कि यहाँ पे प्राइमरी, अगर जो भी कोई दिक्कत होती है तो प्राइमरी उसके लिए ऐड के लिए हम फर्स्ट एड दे सकें उनके लिए। जैसे कि हमें टेम्परेचर गन उन्होंने मुहैया कराई है, ये हमारा वाइब्रेटर हो गया, ये हमारा नेबुलाइजर हो गया, ये हमारा स्पायरोमीटर हो गया, ये टेम्परेचर के लिए हो गया, ये भी उन्होंने उसमें कराई है। हमारा वो शुगर लेवल चेक करने के लिए है। और उन्होंने हमें एक सिलेंडर मुहैया कराया, डॉक्टर JV चिकारा जी ने। ये हमारा सिलेंडर है, और इसमें दीपक ये दिखाइएगा, ये सिलेंडर है और ये पूरा अरेंजमेंट दिखाइएगा नेबुलाइजर के साथ। ये जो गन है जिससे कि आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आप इसको पूरा टेम्परेचर जो है वो चेक हो जाता है। गांव वालों को विटामिन C की गोली भी मुफ्त में दी जाती है। गांव के कोविड केयर सेंटर में मरीजों को 10 दिनों का उपचार, आइसोलेशन की सुविधा, दवाइयां और भोजन की मुफ्त सेवा दी जाती है। साथ ही यहां रोजाना माइंड एंड लाफ्टर थेरेपी सेशन भी आयोजित किया जाता है। मरीजों के लिए विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ ही फुल टाइम नर्सिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 22 वर्षों से एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन यहाँ टूटी इमारत, जानवरों की गंदगी और घास फूस के सिवा और कुछ नहीं। यानी अगर गांव के लोग सरकार के भरोसे रहते तो हालत इस उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी ही होती। अपनी जो टीचर थी, जिनको जो काफ़ी सालों से, 40 सालों से लगभग यहाँ पढ़ा रही थी, उनके जाने का इतना बड़ा गम था, इतना बड़े शोक था कि उसके बाद इन्होंने कहा कि अब किसी की जान जो है इस गांव से नहीं जाएगी और हम खुद ब खुद जो है वो कार्य करेंगे। और यहाँ पर 2 डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, वो भी इनकी मदद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, खानपुर, मेरठ।
कानपुर गांव के लोग चाहते तो सिर्फ प्रशासन और सरकार को कोसकर अपने अपने घर में बैठ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने खुद से पहल की, अपने गांव के स्कूल में कोविड सेंटर बना दिया। इस कहानी से हम सब के लिए यह सीख है कि हमारा काम सिर्फ प्रशासन और सरकार को कोसकर खत्म नहीं हो जाता है। हमें भी आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। आम लोगों की ऐसी कोशिश का ही परिणाम है कि आज लाखों जिंदगियां बची। और अब देश हित में हम आपको कोरोना वैक्सीन पर हर भ्रम का सच बताने जा रहे हैं। भारत में वैक्सीन को लेकर अब भी कई तरह के भ्रम हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज अलग अलग कंपनियों की लग गई तो क्या होगा? क्या वैक्सीन की दोनों डोज के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए? और वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में वैक्सीन को लेकर तालमेल नहीं, ऐसे कई सवालों के जवाब आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए। अपनी बारी आने पर ही काउंटर पे जाएंगे। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को लेकर देश में सबसे ज्यादा भ्रम और डर इस बात को लेकर है कि वैक्सीन की दोनों डोज अलग अलग कंपनियों की लग गई तो क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अलग अलग कंपनियों की दोनों डोज लगना गंभीर समस्या नहीं है। यूपी में 20 लोगों को अलग अलग कंपनियों की डोज लगी है। अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बाद एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी वक्त वक्त में कम ज्यादा होती रहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तीसरी लहर के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। संक्रमण जा सकता है तो वापस भी आ सकता है। बच्चों के वैक्सीनेशन प्लान पर नीति आयोग ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के ट्रायल जल्द शुरू होंगे। इसके अलावा नीति आयोग ने वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे हर भ्रम का सच भी बताया। भ्रम फैलाया जा रहा है कि केंद्र विदेश से वैक्सीन लेने की पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि सच ये है कि स्पुतनिक भी भारत में आ चुकी है और फाइजर मॉडर्ना के साथ बातचीत जारी है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, जबकि सच ये है कि देश में एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। The vaccination pace should pick up, and going forward to July, we have a total of 51.6 crore doses. A large proportion of that's available, and that has to be used in an efficient manner, even as we build our efforts to increase the stockpile with time to come. इसके अलावा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि केंद्र ने दुनिया भर की वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, जबकि सच ये है कि देश में किसी भी वैक्सीन कंपनी का आवेदन लंबित नहीं है। एक भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है, लेकिन सच ये है कि भारत सरकार तेजी से राज्यों को वैक्सीन सप्लाई कर रही है ताकि देश में वैक्सीनेशन की गति बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में आपको जानना चाहिए कि अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर से हिंदुत्व को लेकर क्या सवाल किया गया और विदेश मंत्री ने उस सवाल का जवाब क्या दिया। दरअसल विदेश मंत्री से हिंदुत्व को लेकर सवाल पश्चिमी देशों की वही सोच का नतीजा है जिसमें वो भारत को कटघरे में खड़ा करने का एक मौका ढूंढते हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंदुत्व के सवाल पर अमेरिका को भारत की धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब समझा दिया। Minister, I wanted to ask you about how you see political developments in your own country. I know you're not a partisan person. You've served with great distinction across many administrations. But there's concern these days in the midst of the pandemic about some of these Hindutva policies that could be undermining the secular nature of Indian democracy. And of course, this is what terrorists love, right? This is what jihadist terrorists love, is they want to divide people and portray themselves as patrons and protectors of a beleaguered community, or a community that believes that it is beleaguered. How do you see internal Indian politics
evolving really during this trauma of a pandemic and the recession associated with it. And are India's friends right to be concerned about some of these recent trends? I'd give you the straight political answer and perhaps a slightly more nuanced societal answer. The political answer is that in the past, there was a great reliance on what's called vote bank politics, which is appealing to vote banks on the basis of their identity or their beliefs or whatever it is. And the fact that we have departed from it has been obviously a difference. Now, India is a country of many faiths. We define, and faiths everywhere in the world are very closely tied to culture and identity. Now, in our society, we define secularism as equal respect for all faiths. Okay, secularism doesn't mean that you are in denial of your own faith or anybody else's faith, for that matter. I think what you are seeing in India, in many ways, is the I would say deepening of democracy, if you would call it, a much broader representation in politics and in leadership positions and in civil society of people who are much more confident about their culture, about their language, about their beliefs. हिंदुत्व क्या है और धर्मनिरपेक्ष होना क्या है, इसका असली मतलब एस जयशंकर ने समझा दिया है। और अब देश हित में आपको जानना चाहिए कि कृषि आंदोलन के नाम पर जो प्रदर्शन 6 महीने से चल रहा है, उसका असली मकसद क्या है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसकी चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में साफ कहा गया है कि हिंसा की प्लानिंग काफी पहले से हो रही थी। हिंसा के लिए काफी पहले से ट्रैक्टर खरीदे गए थे। अब देश हित में आपको सोचना चाहिए कि हिंसा का प्लान बनाने वाले, हिंसा के लिए लाखों रुपए खर्च करके ट्रैक्टर खरीदने वाले क्या किसान हो सकते हैं? जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर आक्रमण बहुत बड़ी साजिश थी और दंगाई बेहद सोच समझकर लाल किले के अंदर दाखिल हुए थे। मकसद था लाल किले पर कब्जा करना। मकसद था शाहीन बाग की तरह लाल किले को प्रदर्शन की नई जगह बनाना। मकसद था देश की सरकार की अस्मिता पर आघात करना। ये खुलासे लाल किला हिंसा पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुए हैं। 26 जनवरी में जिस प्रकार से कुछ उपद्रवियों ने लाल किले के ऊपर जो हुड़दंग किया था, जो खिलवाड़ किया था हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ, उन हुड़दंगियों पे चार्जशीट करते हुए कहा है आज दिल्ली पुलिस ने कि दरअसल मकसद था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट साइट लाल किले पर शिफ्ट किया जाए। 26 जनवरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि यह साजिश कई महीने पहले ही रची गई थी। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा की साजिश नवंबर-दिसंबर 2020 में रची जा चुकी थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदे गए। साजिश के तहत ट्रैक्टर से किसान लाल किले में दाखिल हुए। रणनीति के तहत बुजुर्ग किसानों को लाल किले लाया गया और तिरंगे का जानबूझकर अपमान करके धार्मिक झंडा फहराया गया। इसके लिए आरोपी को मोटी रकम देने का वायदा किया गया। पुलिस ने एक आरोपी की बेटी की कॉल इंटरसेप्ट को चार्जशीट में शामिल किया, जिसमें बेटी बोल रही है कि पापा को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करते हैं आपकी जेब की। देश महामारी के संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में अब देशवासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। आमतौर पर सब्जी और फलों तक दिखने वाली महंगाई लॉकडाउन के दौर में अंडे, मीट, मछली से लेकर दालों और खाद्य तेलों तक पहुंच गई।
आज रिजर्व बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है और उसमें भी कहा है कि लॉकडाउन से मांग और आपूर्ति पर असर पड़ा है। ऊपर से सप्लाई चेन में रुकावट आई, इसीलिए खाद्य तेल और दालों की महंगाई पर असर पड़ा है। महामारी में महंगाई के ये झटके क्या भी कम थे कि पेट्रोल डीजल के दामों ने डबल शॉक दे दिया। पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है और अब डीजल भी डरा रहा है। इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। पहले टंकी फुल कराते थे, अब तो 100 रुपए से काम चलाना पड़ता है। देश में ये महामारी किचन पर भारी है। फल महंगे, सब्जियां महंगी, तेल महंगे, दालें महंगी, अंडा, मीट, मछली पूछिए मत। एक तो महामारी, ऊपर से महंगाई, घर घर पर असर है। देश में 2.25 करोड़ लोग कोरोना झेल चुके हैं। इन्हें अच्छे खान पान की जरूरत है। प्रोटीन के लिए दालें, अंडे, मीट, मछली सब चाहिए, लेकिन इनके दाम दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोविड से रिकवर होने के बाद लोग हाई प्रोटीन डाइट पर फोकस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एग, चिकन और मटन, और इसी का असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। एग, चिकन और मटन के जो दाम हैं वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गए हैं। इस वक्त हम INA मार्केट में हैं और यहाँ से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह का जो बदलाव आया है प्राइस को लेकर। आपका क्या नाम है भैया? मैम उदय कुमार। उदय जी, ये बताइए कि एग की अगर बात की जाए, अगर अंडों की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस आया है प्राइस में और पिछले कितने दिनों में आया है? मैम पिछले 15 दिन में लगभग 80 रुपये के आसपास बढ़ गया एक ट्रे का। 80 रुपये एक ट्रे पे बढ़ गया। तो पहले 120-130 रुपये था, 120 रुपये 130 रुपये पहले था। अभी मैम 200 रुपये वाइट वाला अंडा बेच रहे हैं, तो बहुत रेट तो बहुत बढ़ गया अंडे का। और ये जो देसी अंडा है ये कितना? पहले ये 200 रुपये बेचते थे, अभी 300 रुपये बेच रहे हैं। और चिकन का दाम कितना बढ़ गया? चिकन का तो नॉर्मल है मैम, अभी 200 रुपये ही है। पहले कितना था? मैम पहले 180, वही 200 इसी के आसपास में था। अंडा ही नहीं, मटन, चिकन के दामों में मांग के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। और ये बढ़ोतरी सिर्फ इनमें नहीं, दालों में भी तेजी से हो रही है। पिछले साल के मुकाबले दालों का औसत दाम देखा जाए तो जो अरहर दाल पिछले साल 60-65 रुपए किलो मिल रही थी, वो इस साल 100 से 110 रुपए किलो हो चुकी है। उड़द की दाल 2020 में 85 से 90 रुपए किलो मिल रही थी, वो 100 से 110 रुपए किलो हो चुकी है। वैसे ही मूंग दाल 90 से 100 रुपए किलो मिलती थी, वो अब 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है। मसूर की दाल के रेट भी पिछले साल के 70-80 रुपए किलो से बढ़कर 100 से 110 रुपए किलो हो चुके हैं। जबकि चना की दाल जो पिछले साल 45 से 50 रुपए किलो थी, वो अब 80 से 90 रुपए किलो मिल रही है। और दाल ही नहीं, रसोई में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल, हर तरह के तेल के दाम में आग लगी हुई है। अब जो है सरसों का तेल जो है वो भी लगातार उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें किराना शॉप में हैं और वहाँ पर पूछते हैं, बात करते हैं लोगों से कि क्या दाम है और कितना रेट पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहा है। सर, ये पिछले कुछ दिनों में सरसों के तेल का क्या रेट चल रहा है, अभी कितना है? सर अभी तो 161, 170 इस प्रति लीटर चल रहा है। पिछले 3 महीनों में बढ़ता ही जा रहा है, जैसे 30-40 रुपये अब तक बढ़ चुका है पिछले 6 महीनों में। तो अभी का जो रेट है बढ़कर ही परचेज हो रहा है, आप पीछे से ही बढ़कर आ रहा है। तो क्या रेंज अगर हम कहें तो 170 से 190 के बीच में चल रहा है? हाँ जी सर, 170 है, 158 है, ऐसे करके चल रहा है। 170 तक का तेल है वैसे अभी तो फिलहाल में। और क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है कि तेल जो है 6 महीने में 4 महीने में बढ़ता जा रहा है? सर पीछे से मैन पावर कम है लॉकडाउन के कारण, पीछे सप्लाइयाँ कम आ रही हैं और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए पीछे जो भी परचेजिंग हो रही है वो एक्स्ट्रा बढ़कर ही आ रही है, अभी कम नहीं हो रही है। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार को भी परेशान कर रखा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इन तेलों के औसत दामों में 19 से 52% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक बैठक कर खाद्य तेल के दाम पर कंट्रोल करने के उपायों पर विचार किया गया। चिंताजनक बात यह है कि दाल और खाद्य तेलों की महंगाई से अभी राहत मिलती दिख नहीं रही, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग आपूर्ति में असंतुलन के कारण दालों और खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, जबकि बम्पर उत्पादन के कारण अनाजों के दाम लगातार कम होंगे।
और इसके पीछे वजह गिनाई गई कि कोविड की दूसरी लहर में जो देश ने लॉकडाउन झेला, उसकी वजह से मांग और आपूर्ति का बैलेंस बिगड़ा। देश में करीब 35 लाख लोगों का रोजगार चला गया। बेरोजगारी की दर बढ़कर 8% तक चली गई। नतीजा हुआ कि थोक महंगाई दर मार्च के 7.4% से बढ़कर अप्रैल में 10.5% के साथ 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हालांकि खुदरा महंगाई दर में कमी देखी गई और मार्च के 5.5% से घटकर अप्रैल में 4.3% रह गई। लेकिन आने वाले दिनों में ये खुदरा महंगाई दर भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अब देश में पेट्रोलियम के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। एक महीने में 14 बार पेट्रोलियम के दाम बढ़कर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी अब आग लग गई है। पटना में भी अगर बात करें तो पेट्रोल जो है अब वो 100 रुपए के करीब पहुंचने को तैयार है। आप देखिए किस तरीके से पेट्रोल 99.39 पैसे का हो गया है। जो 100 का पार कर गया है वो तो नुकसान करेगा ही ना। दिन पर दिन बढ़ता नहीं है और महंगाई बढ़ते जा रहा है। इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। पहले टंकी फुल कराते थे, अब तो 100 रुपए से काम चलाना पड़ता है, ऐसा हाल है। कभी कभी तो साइकिल यूज करना पड़ता है, ऐसा सोचते हैं कि बहुत महंगाई है। सबका एक ही चीज कहना है कि पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल जिस तरीके से 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है, इसने अब इन लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत भी नहीं मिलती दिख रही है। इसका असर भी महंगाई पर पड़ेगा। 2020 में तो कच्चा तेल औसतन $42.3 प्रति बैरल के आसपास रहा था, जो इस बार औसतन 58 से $63 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। ऊपर से ओपेक देश महामारी के मौके पर मुनाफा कमाने की चालें चल रहे हैं, क्रूड का उत्पादन कम कर रहे हैं। इसका असर पेट्रोलियम के दाम पर पड़ेगा और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का व्यापक असर महंगाई पर पड़ता है। ऐसे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिन और महंगे हो सकते हैं। संवाददाता रूफी जैदी के साथ हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो महामारी की महंगाई यानी कि दो धारी तलवार। एक तरफ पेट्रोल डीजल सेंचुरी लगा रहे हैं, खाने का तेल 200 रुपए लीटर पहुंचता दिख रहा है। दूसरी ओर देश के किसान हैं जिनकी उपज को 50 पैसे किलो का भाव भी नहीं मिल रहा। हम आपको झारखंड की राजधानी रांची की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले दिनों रांची के जिला प्रशासन ने तरबूज पैदा करने वाले किसानों की उपज बेचने में मदद करने वाला एक ट्वीट किया और इस ट्वीट को करके सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटी। लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर सब्जी फेंकने को मजबूर ये रांची के किसान हैं। इनकी मजबूरी क्या है, सुनिए। कोई नहीं मांग रहा, 1 रुपया बोलता है, मूल्य को 1 रुपया देंगे बांधने यार, टोलने यार, मेहनत कोई ले नहीं रहा। क्या करें? टमाटर को 1 रुपये बेचते हैं तो मेरा लेबर का पेमेंट तक नहीं निकलेगा, तो इसको हम बेचे का है और इसको हम अपने से तोड़ के लाए हैं। मक्का लेते हैं 3000 रुपये किलो और 3200 रुपये आजकल लगा दिया है और 5 रुपये ले रहा है, मक्का ले रहा है 5 रुपये, मात्र 5 रुपये। कैसे किसान जिएगा? 1800 रुपये DAP खरीदेगा, 1 रुपया बेचना, बेचा भी नहीं रहा, बेचाता तब ना बढ़िया, बेचा भी नहीं रहा। इसका दाना का दाम टमाटर का इतना होगा कि हम लोग का दाना का दाम तक नहीं निकला है, रुपया तो जुताई तक का दाम नहीं निकला और जो पूंजी लगता है ना। ये देश के वो नौजवान किसान हैं जो खेती तो हौसले से करते हैं, लेकिन उनका हौसला बाजार तोड़ देता है। 30 एक गोभी में हम लोग का 6 रुपया का खपत है, अभी लागत है। अब 3 रुपया में हम लोग बेचेंगे तो क्या करेंगे किसान? टमाटर को अभी तक कोई बाजार में पूछा नहीं, इसको कोई पूछा नहीं। अब लग रहा है कि इसको हम लोग ऐसे कर दें, तो फेंक क्यों रहे गुस्सा? क्या करेंगे? लाने का कुछ मोल नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मदर डेयरी बना हुआ है लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं है। वहाँ से कृषि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि किसान का खरीद रहे हैं, सीधे हम लोग किसान को उचित रेट दे रहे हैं। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए है। झारखंड सरकार के पास कुछ है ही नहीं है अभी। किसान का कुछ वैल्यू नहीं है। ये टमाटर अभी हम लोग का जानते हैं ना, ये टमाटर जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर सोना का रेट में बिक रहा है, लेकिन ये किसान के पास में मिट्टी के भाव में भी नहीं बिक रहा है। ये रांची जिले का नागड़ी सब्जी बाजार है। यहाँ थोक कारोबार होता है। आसपास के गांव से किसान
सब्जी लेकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनसे औने पौने दाम में सब्जी खरीदी जाती है। कैसे बिक रहा है? खीरा 1.5 रुपए केजी दिए हैं इनको। 1.5 रुपए किलो बेचे? भैया आप खरीदे हैं खीरा? जी। कैसे ले रहे हैं? 1 रुपये 1.5 रुपये केजी ले रहे हैं। कहीं का कोई बिक्री नहीं है। लॉकडाउन में सब व्यापारी सब मर गया है। जैसे कि बोले हैं कि ये व्यापारी हैं कि यहाँ पर हम लोग बाहर बेचते तो कम दाम में। तो मेरा एक दोस्त है उड़ीसा में, हम उसको फ़ोन लगाया और पूछे कि खीरा उड़ीसा में कैसे बिकता है। उन्होंने बोला कि 40 रुपये बिकता है। 40 रुपये कैसे बिकता है? थोक कारोबारियों की अपनी दलील है। उनका कहना है कि लॉकडाउन है, खपत नहीं है, इसीलिए उचित दाम नहीं मिल रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि थोक कारोबारी उतनी ही सब्जी अब भी खरीद रहे हैं जितनी लॉकडाउन से पहले खरीदते थे। खरीद की मात्रा में कोई कमी नहीं है। हाँ, किसानों को रेट जरूर कम मिल रहा है। दूसरी ओर झारखंड सरकार दावे करती है कि किसानों को उपज का उचित दाम मिले, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। कृषि विभाग के दावे और किसानों की हकीकत में कितना फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है, ये समझना होगा। और इसीलिए हम ग्राउंड रियलिटी को टटोलने और समझने के लिए नगरी सब्जी बाजार पहुंचे, जहां किसान अपने खेत से अपनी उम्मीद और अपने पसीने को लेकर आते हैं और कौड़ी के मोल बेच कर जाते हैं या फिर फेंक कर जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और अब बात कोरोना से लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी की। 2 दिन पहले देश में एक ऐसी दवा के बारे में पता चला था जो कोरोना के इलाज में एंटीबॉडी कॉकटेल से बनी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोविड इन्फेक्शन का इलाज जिस दवा से हुआ था, वो दवा अब भारत पहुंच गई है। दिल्ली के अस्पतालों में उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो डॉक्टरों की नजर में यह दवा कैसी है और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना से पीड़ित गंभीर खतरे वाले मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रही है ये दवा, जिसे एंटीबॉडी कॉकटेल कहा जाता है। मरीजों के शरीर में वायरस से लड़ने के लिए लैब में बनाई गई एंटीबॉडी की कॉकटेल से अब दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ अब इस इंजेक्शन की सप्लाई पहुंच चुकी है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, डॉक्टर अशोक सेठ मेरे साथ हैं और उनके हाथ में इस वक्त वही इंजेक्शन है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। हाल ही में इसे ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब ये यहाँ मौजूद है। कितने बड़ी राहत की खबर आप इसे डॉक्टर सेठ समझते हैं? एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छा किया कि ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आई है, बिकॉज सर्टेनली हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और हमें पता है कि यही सबसे ज़्यादा डिटोरेट करते हैं, यही अस्पताल में एडमिट होते हैं, वही सीरियस हो सकते हैं और मौत हो सकती है। ये उन पेशेंट्स में माइल्ड जब सिम्टम्स होते हैं या मॉडरेट हो रहे होते हैं बट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो देखा गया है कि 70% चांस है कि ये उनको डिटोरेट होने से बचाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स बचाते हैं, सीरियस होने से बचाते हैं और डेथ बचाते हैं। ना एक बहुत बड़ी राहत हो गई है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 65 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इलनेसेस है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो गई है, क्योंकि अदरवाइज उनमें से हमें पता है कि वही लोग के लिए हम हमेशा वरीड रहते हैं, उनकी डिटोरेशन और डेथ के लिए। हाई रिस्क मरीजों में ये एंटीबॉडी कॉकटेल ज्यादा कारगर होती है जो हाल फिलहाल में कोविड संक्रमित हुए हैं। ऐसे 12 साल के ऊपर और 40 किलो से ज्यादा वजन वाले सभी कोविड मरीजों को ये दवा दी जा सकती है। ये दवा को उसके उस वक्त नहीं यूज करना है, इनफैक्ट फायदा ही नहीं होता, शायद नुकसान हो जाए। जिनका ऑक्सीजन कम है, जो अस्पताल में एडमिटेड हैं, ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनको फायदा भी नहीं होगा और शायद नुकसान भी हो जाए। और ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये फाइट कर रही हैं वायरस को। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट होती है, कुछ दिन ही इसका काम रहता है, बट वो वही वाइटल डेज होते हैं जबकि वायरस ने हमें अटैक किया और हमारी एंटीबॉडीज़ अभी प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। और ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये दवा फिलहाल अस्पतालों में ही उपलब्ध है और डॉक्टरों का कहना है कि ये अस्पताल में ही मरीजों को दी भी जाएगी।
ये जो वायल है ये कितने पेशेंट्स के काम आ सकता है? ये वायल 2 पेशेंट्स के लिए है, ये अलग अलग वायल नहीं है, दोनों में अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। कैसिविरिमैब एक है, एक इमडेविमैब है। इनका कॉकटेल देना, इसका कॉकटेल, तो ये आधा वायल यूज होगा एक पेशेंट में, इसका आधा और इसका आधा नॉर्मल सेलाइन के बैग में मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के ऊपर एज एन इन्फ्यूजन यूज होगा इन हॉस्पिटल, और ये लगा के एक ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद पे पेशेंट घर जा सकता है और घर में आइसोलेशन कंटिन्यू कर सकता है। ये दवा जिस थ्योरी पर काम करती है उसमें इंसान के शरीर में वायरस से लड़ने के लिए बाहर से बनाकर एंटीबॉडी डाली जाती है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, मतलब एक ही तरह की कोशिकाओं से बनाई गई एंटीबॉडी है जो इंसान के शरीर में पहुंचकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में चिपक जाती है। इसके कारण वायरस का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, वायरस इंसान की कोशिका में आगे बढ़ ही नहीं पाता और संक्रमण वहीं रुक जाता है। फिर बाकी का काम शरीर की नेचुरल एंटीबॉडी संभाल लेती है और मरीज कोरोना को हराने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर्स तो ये भी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को कोरोना से बचाया भी जा सकता है। उन लोगों में जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स जिनको अभी हुआ भी नहीं है, उनमें भी देखा गया कि 80% चांस है कि ये कॉन्टैक्ट्स को बचा सकता है कोविड होने से। सो इन अ वे शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है। और ये ट्रायल फेज 3 अभी अप्रैल में ही ख़त्म हुए हैं, तो इनको सबमिट किया गया है FDA के अप्रूवल के लिए, और अगर उसके लिए आता है FDA अप्रूवल और उसका हिंदुस्तान में उसका प्रयोग किया जा सकता है तो एक और बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि प्रिवेंटिव तरीके से दिया जाए, कॉन्टैक्ट्स के लिए दिया जाए, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला और उसी घर में रह रहे थे जहाँ पे कोविड हुआ है, या जिनको कोविड हुआ और एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी भी डिजीज प्रोग्रेशन 70 से 90% तक बच सकती है। हालांकि अभी तक कोरोना होने से पहले इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है और न ही इस दवा को घर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसकी होम इन्फ्यूजन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इसकी इवैल्यूएशन जारी है। फ्यूचर में हम इसकी डेटा प्रेजेंट करेंगे रेगुलेटर को और उसके बेसिस पे हमें होम इन्फ्यूजन की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल जो अप्रूवल मिला है वो है आउट पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो किसी अस्पताल या क्लिनिक सेटिंग में दिया जाएगा। फिलहाल एक मरीज के लिए इसकी कीमत 59,750 रुपए और 2 मरीजों के लिए 1,19,500 रुपए है। लेकिन इतनी लागत के बाद मरीज के शरीर में डाली गई एंटीबॉडी कितने दिनों तक कारगर रहेगी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इस दवा से कोविड से होने वाली मौतों को रोकने की उम्मीदें बढ़ी हैं। ये समझ लीजिए कि ये तैयार एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, अब ये देश में भी पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के अस्पतालों में भी पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे मरीज को ज़रूरत होगी वैसे वैसे इसे लगाया भी जाएगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रायल्स के बाद मंजूरी मिल जाती है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी ये कुछ केसेस में काम करे, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तय होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो कोरोना से जंग में एक और हथियार अब भारत के पास है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.